जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। अब इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए अभी तक तो डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि जल्द ही मतलब इस साल के अंत से पहले भारत और फ्रांस के बीच में फिर 114 राफेल एयरक्राफ्ट के डील हो जाएगा। पर दोस्तों, इससे भी बड़ा खबर यह है कि इन एयरक्राफ्ट के डील को अब और अधिक फास्ट ट्रैक किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को और जल्दी पूरा किया जा सके। अब दोस्तों, इन राफेल एयरक्राफ्ट के अगर डील को देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के इतिहास का सबसे बड़ा डील है और ये एक बहुचर्चित डील है जिसका इंतजार इंडियन एयरफोर्स आज से नहीं बल्कि करीब करीब 2 दशकों से कर रहा था। और इन 114 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब करीब 3,25,000 करोड़ रुपया तक खर्चा किया जाएगा। पर दोस्तों, इस डील का सबसे बड़ा विषय यह है कि इन एयरक्राफ्ट को भारत में ही खाली तैयार नहीं किया जाएगा बल्कि बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस कंपोनेंटों का भी उपयोग किया जाएगा। मतलब एयरक्राफ्टों को स्वदेशी तरीके से निर्माण करने के साथ साथ स्वदेशी पार्ट्स के साथ ही तैयार किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्टों को लेके भारत का जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और भविष्य में इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई चेन जैसे एक इशू का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया और कोविड के दरमियान आत्मनिर्भर भारत का संकल्प उठाया गया है, तब से ही ज्यादातर ऐसे डीलों में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज रखा जा रहा है। पर राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों का डिमांड भी काफी अधिक है। तो ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को हासिल करना और एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने के लिए फ्रांस को तैयार करना इतना आसान नहीं होगा। इवन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इतने बड़े संख्या में इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स खरीद रहा है कि इससे इंडियन एयरफोर्स के ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी मजबूत होगा और साथ ही साथ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का जो इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा इशू है उसे भी काफी हद तक इन एयरक्राफ्टों के द्वारा सॉल्व करना पॉसिबल हो पाएगा। अब दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों के इन डील में 2 सबसे बड़े विषय को लेकर फिलहाल सबसे अधिक चर्चा किया जा रहा है, जिनमें सबसे पहला तो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मतलब एयरक्राफ्ट रिलेटेड भारत को कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा और एयरक्राफ्टों को भारत में किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जबकि वहीं पे दूसरा विषय है इन एयरक्राफ्टों के वर्जन। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में जिन 36 राफेल एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है वो असल में साल 2000 के समय में मतलब डील के समय के सबसे एडवांस तरीन वर्जन था, जिसे की F3R वेरिएंट कहा जाता है। पर इस बार भारत जिन एयरक्राफ्ट को खरीदने जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी के जनरेशन के सबसे ताकतवर तरीन वेरिएंट मतलब F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों को F3R वेरिएंटों के ही बेस पे बनाया गया है, लेकिन ये F3R वेरिएंटों के तुलना में काफी अधिक ताकतवर होगा। इवन इन F4 एयरक्राफ्टों को खरीदने के साथ साथ संभावना ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो एग्जिस्टिंग 36 राफेल एयरक्राफ्टों के F3R वेरिएंट है उसे भी आने वाले समय में F3R से बढ़ा के F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में परिवर्तित किया जाए। पर कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि आखिरी के कुछ एयरक्राफ्ट मतलब 1 से 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, जो कि करंटली डसॉल्ट एविएशन की तरफ से तैयार किया जा रहा है और संभावित साल 2030-31 तक ये भी बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, खाली राफेल एयरक्राफ्ट को खरीद के इंडियन एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को ही एनहांस नहीं कर रहा है बल्कि पैरेलली इंडियन एयरफोर्स के ओवरऑल जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उससे भी फील कर रहा है और राफेल एयरक्राफ्टों को इस तरीके से खरीद रहा है कि आने वाले कम से कम 3 से 4 दशक तक इन एयरक्राफ्टों को कोई भी आउटडेटेड एयरक्राफ्ट ना कह सके और इन एयरक्राफ्टों का उपयोग करके इंडियन एयरफोर्स हर तरीके के मॉडर्न वॉरफेयर हो या फिर हर तरीके के मिशनों को अंजाम दे सके। हालांकि दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में इवन ये भी क्लेम किया जा रहा है कि 114 एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद भारत की तरफ से कुछ और अतिरिक्त राफेल एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा सकता है और इन 114 एयरक्राफ्टों के डील के साथ जहां पे एयरफोर्स के बेड़े में 150 राफेल एयरक्राफ्ट होगा तो वहीं पे संभावना है कि आने वाले समय में कुछ और अतिरिक्त एयरक्राफ्ट खरीद के केवल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ही 200 तक राफेल एयरक्राफ्ट किया जाए। अब अगर ऐसा होता है तो बाकी एयरक्राफ्ट भी F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट ही खरीदा जाएगा। अब दोस्तों, एयरक्राफ्टों के वर्जन को लेके एक तरीके से क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू तो आ चुका है, लेकिन फिलहाल एयरक्राफ्टों के एग्जैक्ट संख्या और एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके कोई क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है। मतलब इनिशियली तो बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 114 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदेगा, लेकिन बाद में ये जो संख्या है ये बढ़ सकता है और अगर बाद में संख्या नहीं भी बढ़ता है तब भी एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 114 राफेल एयरक्राफ्ट तो अवश्य शामिल होगा। पर यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इन एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली फ्रांस से
हासिल नहीं किया जाएगा या फिर सभी के सभी एयरक्राफ्टों को भारत में तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि 114 एयरक्राफ्टों को टोटल 2 हिस्से में डिवाइड किया जा रहा है, जिनमें 18 एयरक्राफ्ट मतलब करीब करीब एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट फ्रांस से बन के भारत को मिलेगा और ये सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा। जबकि इन एयरक्राफ्टों को जब शामिल किया जाएगा तब भारत में राफेल एयरक्राफ्टों के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तैयार किया जाएगा और उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बाकी बचे 96 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाना है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के निर्माण के दरमियान एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस कंपोनेंटों को इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा और इनिशियल फेज में जहां पे बताया जा रहा है कि करीब करीब 30% तक इंडिजिनियस कंटेंट होगा, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के जब फाइनल फेज में आएगा तब ये इंडिजिनियस कंटेंट बढ़ के करीब करीब 60% तक हो जाएगा। अब रहा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज, तो आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी कई तरीके के खबर आ रहा है, जहां पे कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है, जबकि कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ लिमिटेशन रखा जाएगा, खास करके एयरक्राफ्टों के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए फ्रांस तैयार नहीं हो रहा है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि भारत को राफेल एयरक्राफ्टों का संपूर्ण टेक्नोलॉजी तो मिलेगा, लेकिन राफेल एयरक्राफ्टों का जो एक्चुअल ताकत है, मतलब जिन पार्टों के बदौलत ये एयरक्राफ्ट अन्य किसी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्टों से अलग होता है, वही रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का टेक्नोलॉजी शायद भारत को ना मिले। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये जो RVE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसे राफेल एयरक्राफ्टों का जान माना जाता है। इवन इन एयरक्राफ्टों के कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल इन्हीं 2 कंपोनेंटों के ऊपर डिपेंड करता है और एक तरीके से डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का जो डिमांड इतना हाई है उसके पीछे भी एक रीजन ये दोनों ही कंपोनेंट है। ऐसे में दोस्तों, कोई भी देश के पास अगर इस तरीके का टेक्नोलॉजी है तो वो चाहेगा कि उन टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड किया जाए और किसी अन्य देश को ना दिया जाए। और ऐसे में दोस्तों, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में होता तब भी भारत किसी अन्य देश को शायद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना करता। ऐसे में अगर फ्रांस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो बेसिकली इसे लेके फ्रांस के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अपने ऐसे टेक्नोलॉजीज को सेफगार्ड करेगा। पर दोस्तों, वहीं पे आप लोग को ये भी जान के रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब जेट इंजन के टेक्नोलॉजी तक फ्रांस भारत को शेयर करने के लिए प्रस्तुत है और बेसिकली फ्रांस के साथ ही मिलकर भारत के द्वारा AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों को तैयार किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में भारत को काफी अधिक मजबूत करेगा और भारतीय जो एयरक्राफ्ट है उसे इंडिपेंडेंट भी करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत फ्रांस के साथ जो राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर डील कर रहा है, इन डीलों में जिन जिन शर्तों को मनवाने के लिए भारत तैयार हो गया है वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस है। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर राफेल एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस किया जाता है तो ये फ्रांस के बाहर डैसॉल्ट एविएशन का एकमात्र ऐसा प्लांट होगा जहां पे कि फ्रांस का ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों का निर्माण होगा। इवन खाली इतना ही नहीं बल्कि इन एयरक्राफ्टों के डील के साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि फ्रांस M88 जैसे इंजनों के टेक्नोलॉजी तक भारत को शेयर करने के लिए प्रस्तुत है, ताकि इंजनों को भारत में निर्माण किया जा सके और एयरक्राफ्ट के साथ साथ इंजनों के MRO फैसिलिटी को भी भारत में तैयार करने के लिए फ्रांस कुछ हद में प्रस्तुत है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को काफी अधिक फायदा होगा, खास करके इन एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी रेट बढ़ेगा और मेंटेनेंस को आसान कम लेंथी करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को और कम खर्चेलू बनाया जा सकेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि एयरक्राफ्टों के डील को फास्ट ट्रैक करने का बात कहा जा रहा है, मतलब इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एयरफोर्स के बेड़े में इन राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का गैप भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के पास करेंटली जो एयरक्राफ्ट है उस संख्या में काफी कम है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के पास बताया जाता है कि करीब करीब 29 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जबकि 2 फ्रंट लड़ाई के लिए मतलब चाइना और पाकिस्तान जैसे देश को एक साथ काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। वहीं पे एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 12 स्क्वाड्रन ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसे आने वाले 1 दशक में या 1 दशक के थोड़ी बाद ही रिटायर कर दिया जाएगा और उन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए भी बड़े संख्या में इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों, राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को अगर 114 के संख्या में खरीदा जाता है तो नो डाउट इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को करीब करीब 6 की संख्या में बढ़ाया जाना संभव होगा, जिससे कि पुराने हो चुके जिन एयरक्राफ्टों को पहले से रिटायर
ऐड किया गया है उन एयरक्राफ्टों के जगह को भी भरा जा सकेगा और इंडियन एयरफोर्स के जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्टों के एक गैप है उससे भी फिल किया जा सकेगा। क्योंकि करंटली अगर देखा जाए तो ना इंडियन एयरफोर्स के पास कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और ना ही इंडियन एयरफोर्स के पास कोई अधिक संख्या में 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और एयरफोर्स के एकमात्र 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट असल में 2 स्क्वाड्रन राफेल ही है। और ये 114 एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो नहीं लेकिन 4.5 जनरेशन के दुनिया के सबसे बेस्ट 8 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होगा, जिसे आसानी से दोनों बॉर्डर में मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय किया जा सकेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद एटलीस्ट ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास राफेल के काउंटर में कुछ भी नहीं है और चाइना के भी 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्टों के पास राफेल का मुकाबला करने का क्षमता नहीं है। और ऐसे में चाइना के पास राफेल के खिलाफ एकमात्र हथियार बचता है 5th जनरेशन के J-20 एयरक्राफ्ट और बड़े संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने पर चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर स्ट्रेटेजी को भी भारत काउंटर कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जिन राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का जिक्र किया जा रहा है असल में देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस की तरफ से काफी ताकतवर बनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें RVE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के जगह में RVE-2XG एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडारों का उपयोग किया जाएगा, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन के रडार है जिसमें पहले के F3R वेरिएंटों के तुलना में या किसी भी अन्य राफेल एयरक्राफ्टों के वेरिएंट के तुलना में अधिक रेंज में काम करने का क्षमता है और इवन ये हाई रेजोल्यूशन ट्रैकिंग के साथ साथ एक बेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के खिलाफ ये जो रडार है ये अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भी कुछ नए टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया गया है जिससे कि इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से अवैध बनाया जा सकता है। अब दोस्तों इन F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में भी काफी आगे है और मॉडर्न बैटलफील्ड में ये इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट भी कर सकता है। मतलब इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैटलफील्ड की अन्य जानकारी अन्य एयरक्राफ्टों तक भी पहुंच सकता है। एयरक्राफ्ट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ साथ सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, बियॉन्ड लाइन ऑन साइट कम्युनिकेशन लिंक को जोड़ा गया है और इवन इसमें मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रियल टाइम डेटा एक्सचेंज कैपेसिटी को भी जोड़ा गया है। और डेटा एक्सचेंज केवल मात्र अन्य एयरक्राफ्टों के साथ नहीं बल्कि जमीन में स्थित ठिकानों के साथ इवन समुद्र में तैरने वाले जहाजों के साथ भी किया जा सकेगा। और इससे दोस्तों मॉडर्न बैटलफील्ड में इन एयरक्राफ्टों के साथ साथ एयरक्राफ्टों के पैरेलली जो अन्य हथियारों का उपयोग किया जाएगा उसका भी क्षमता बढ़ेगा और ये कम्युनिकेशन के वजह से आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्टों के माध्यम से हासिल किया हुआ डेटा का उपयोग करके अन्य एयरक्राफ्ट या जमीनी टैंक से शुरू करके आर्टिलरी और इवन जहाजों के द्वारा भी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मन के ऊपर हमला किया जा सकेगा। अब दोस्तों मॉडर्न बैटलफील्ड को देखते हुए डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर इसी तरीके से काम किया जा रहा है जिस कारण एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर अमाउंट इतना अधिक है। हालांकि वहीं पे दोस्तों भविष्य को देखते हुए डैसॉल्ट एविएशन अभी से इन एयरक्राफ्टों को और ताकतवर बनाने को लेकर काम कर रहा है और F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को भी बना रहा है। अब F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को लेके भी फिलहाल क्लेम किया जा रहा है कि डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट होगा और इन एयरक्राफ्टों को ताकतवर तरीन केवल मात्र इसके ताकतवर रडार या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन भी इसके ताकत को बढ़ाएगा। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक डैसॉल्ट एविएशन राफेल के F5 स्टैंडर्ड में ये 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के जगह में इससे काफी अधिक थ्रस्ट मतलब करीब करीब 20% अधिक थ्रस्ट वाले इंजन मतलब सैफ्रॉन के M88 T-Rex इंजनों का उपयोग करेगा। और इन T-Rex इंजनों के साथ एयरक्राफ्टों के खाली थ्रस्ट नहीं बढ़ेगा बल्कि एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, खास करके थ्रस्ट टू वेट रेशियो इंप्रूव होने के कारण एयरक्राफ्ट और बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी के साथ डॉग फाइट को लड़ पाएगा। और इवन ये भी दावा किया जा रहा है कि नए इंजनों के फ्यूल एफिशिएंसी भी पुराने इंजनों के तुलना में अधिक है जिससे कि एयरक्राफ्ट और अधिक रेंज में भी काम कर सकेगा। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो डैसॉल्ट एविएशन जिस तरीके से काम कर रहा है उसे लेकर राफेल एयरक्राफ्टों के ऊपर शक करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स खाली राफेल एयरक्राफ्टों खरीदने के तहत ही आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि तेज रफ्तार में कैसे इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सके उसे लेके भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सही समय पे मतलब तेज रफ्तार में क्या राफेल एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना पॉसिबल होगा या फिर इसे भी अन्य प्रोजेक्टों के जैसे डिले का शिकार होना पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।